हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आज का वीडियो है क्लास 9 के लिए, जो कि चैप्टर्स हमारा है लाइंस और एंगल। तो आज का ये वीडियो लाइंस और एंगल के एक तरह से कह लीजिए तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लाइंस और एंगल के बारे में जितने भी इंट्रोडक्शन के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जो एकदम स्टार्टिंग लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे देखेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो आज ये हमारा क्या है, पहला वीडियो है, मतलब लाइंस और एंगल का पहला चैप्टर है, क्लास 9 के लिए है। और देखिए जो चैप्टर है हमारा ना लाइंस और एंगल, ये चैप्टर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 9th के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक मजेदार की बात यह है कि लाइंस और एंगल, देखो जो चैप्टर है ना, ये है ज्योमेट्री का स्टार्टिंग है, यानी कि ज्योमेट्री का बेस है, समझ लो। यानी कि हमें लाइंस और एंगल पता है तो हम ज्योमेट्री सॉल्व कर लेंगे। ज्योमेट्री करने का ये मतलब है कि जैसे लाइंस हुआ और फिर ट्रायंगल्स हुआ, सर्कल हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब है। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए, इन सब के चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें लाइंस और एंगल को पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसके अगला चैप्टर जो हमारा होगा ट्रायंगल्स होगा, फिर उसके बाद सर्कल होगा, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, वो सब लाइंस और एंगल की बेस पर ही क्वेश्चन आएंगे उस सबके। यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट वो आगे आएंगे ना, वो सब मतलब लाइंस और एंगल का जो कॉन्सेप्ट होगा वो उस चैप्टर में भी यूज होगा। और साथ ही साथ हम क्लास 10th में आएंगे तो उसमें भी इसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज होंगे। तो एक काम करना, इसको दिमाग खोल के एकदम अच्छे से पढ़ना, और वीडियो स्टार्ट किया तो एकदम पूरा अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना। तो गारंटी मेरी है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो लाइंस और एंगल से कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा कि जो आपको समझ में ना आया हो, जो आपको समझ में ना आए, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपसे बनेगा नहीं। कहने का मतलब है कि अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो लाइंस और एंगल में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं कि जो एग्जाम में आ जाए और आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है पूरे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो को। देखिए चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर हमारा है लाइंस और एंगल। तो समझते हैं पहले लाइन होता क्या एक्चुअल में। भाई चैप्टर का नाम क्या है, लाइंस और एंगल है ना, तो पहले समझते हैं कि लाइंस होता क्या। देखिए अब यहाँ लाइंस को समझने के लिए ना, हम सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉइंट्स। देखिए अभी बता रहे हैं क्यों हमें पॉइंट समझना पड़ रहा है। सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है। देखो लाइंस को समझने के लिए हमें पॉइंट समझना पड़ेगा। क्यों, अभी बता रहे क्यों। देखो पॉइंट एक्चुअल, अच्छा बताओ पॉइंट होता क्या एक्चुअल में। तुम कहोगे सर यही तो पॉइंट है, बस ऐसे हम कोई डॉट बना दे रहे हैं, कोई हम ऐसे किसी बोर्ड पर किसी कॉपी पर ऐसे डॉट बना दे रहे हैं, इसी डॉट को ही तो हम क्या बोलते हैं, इसी डॉट को ही तो हम पॉइंट बोलते हैं ना। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि पॉइंट होता एक्चुअल में है क्या। भाई एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि मान लो, अगर मतलब पूछता नहीं है एक्चुअल में, अगर मान लो कोई पूछता है कि पॉइंट होता क्या एक्चुअल में, तो ऐसे थोड़ी बताओगे यहाँ जो पॉइंट इसे बना दे इसी पॉइंट को हम डॉट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे लिखोगे द शेप विच हैव नो डायमेंशन, यानी कि द शेप विच इज डायमेंशनलेस, मतलब ऐसा कोई शेप जो क्या हो, डायमेंशन लेस हो। द शेप विच इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन का मतलब क्या, यानी कि ना तो उसकी लेंथ हो, ना तो ब्रीथ हो, ना तो हाइट हो। अब देखिए ये जो हम पॉइंट बनाए हैं, कोई मान लो इसे पॉइंट हमने बना दिया, अब इस पॉइंट के क्या तुम बता सकते हो कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रीथ क्या है, इसकी हाइट क्या है, कुछ नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि ये पॉइंट है। देखो ये क्या है, डायमेंशन लेस है, इसको हम माप ही नहीं सकते, मेजर ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये पॉइंट का ये मतलब है कि एकदम छोटा सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इसको हमेशा थोड़ा बड़ा बना दे और कहे कि ये पॉइंट है, बिल्कुल नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए। पॉइंट का मतलब कि ऐसे हमें पता चले कि हाँ बस यही है, एग्जैक्ट प्लेस को बताता है, बस इंडिकेट्स को बता, वो इंडिकेट करता है कि जैसे अब मान लो कोई चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे मान लो कि ए लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर हम इसको इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे पॉइंट बना देंगे, बस ऐसे छोटा सा पॉइंट बना देंगे, तो कहेंगे हाँ यही ए है, बस ऐसे कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसे बड़ा सा खूब बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो पॉइंट कहने का ये मतलब है कि द शेप विच हैव नो डायमेंशन विच इज डायमेंशन लेस, आई मीन ना तो लेंथ हो, ना तो ब्रीथ हो, ना तो हाइट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक। अब पॉइंट के बाद समझते हैं, और सेकेंड पे आता हमारा सेकेंड पे आता है लाइन, समझ लो। हाँ लाइन, अब देखिए एक दूसरे से रिलेट करते जाएंगे अभी, देखो जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। अब देखो लाइन क्या होता है, अब ये बताओ हमने अभी जीवन में पढ़ा है ना कि लोग क्या होते हैं, जैसे कि कुछ मोटिवेशन देते हैं तो कहते हैं कि अपने जीवन में डॉट बनाते रहो और डॉट बनाते रहो, फिर एक बाद में देखोगे तो एक तरह से लाइन बन जाएगी। ये होता है ना कहने का ये मतलब है कि अपने जीवन में क्या करते हो, मतलब स्टूडेंट लाइफ में यही तो होता है ना कि पहले धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, तो आगे एक तरह से जाओगे तुम, जब पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारी एक लाइन बन जाएगी, मतलब एक सक्सेस का एक तरह से लाइन बन जाएगी। तो वही है पॉइंट कहने, देखो वहाँ लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई डेली करनी चाहिए, धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ना चाहिए, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। तो डेली का ये मतलब है कि हम जब डेली पढ़ेंगे तो हमारे एक रेगुलर बन जाएगा ना। तो हम जब किसी टॉप लेवल पर पहुंचेंगे, मतलब कुछ दिन बाद हम देखेंगे तो वही जो हम डेली बाय डेली पढ़ते आ रहे हैं वो हमारा क्या होगा, यूजफुल होगा ना। तो यहाँ पर वही देखो
देखो वही है एकदम रूल, वही काम करता है। देखो ये पॉइंट है ना, ऐसे इसी पॉइंट के ऊपर ऐसे पॉइंट बनाते, ऐसे पॉइंट बनाते रहो, ऐसे पॉइंट बनाते रहो, पॉइंट बनाते रहो, ऐसे पॉइंट बनाते रहो, पॉइंट बनाते रहो, ऐसे पॉइंट बनाते रहो। देखो ऐसे पॉइंट बनाते रहो तो तुम यहाँ से जब देखोगे ना तो एक तरह से देखो, दूर से थोड़ा देखो तो एक तरह से लाइन बन जा रही है ना। देखो ऐसे पॉइंट बनाते रहो, पॉइंट बनाते रहो, पॉइंट बनाते रहो, तो तुम देख रहे हो एक तरह से लाइन बन जा रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये थोड़ा सा गैपिंग हमने किया है और एकदम लाइन बनता है, एकदम पॉइंट को एकदम एकदम सटा करके, एकदम सटा करके एक दूसरे के पास सटा करके एकदम बनाते हैं। ऐसे देखो एकदम सटा करके बनाओ, तो एकदम सटा करके हम बनाएंगे तो एक तरह से लाइन ही तो बनेगी ना। यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं कि लाइन क्या होती है, लाइन एक तरह से इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और तुम ये भी कर सकते हो कि सर ऐसा थोड़ी है कि हम पॉइंट को सिर्फ सीधा ऐसे बनाएं, पॉइंट को तो हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मान लो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉइंट को हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी तो हमारे एक लाइन, ये भी तो एक पॉइंट है ना, क्या है, कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो देखो लाइन की डिफरेंस यहाँ से क्या बन जाएगी, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन इन स्ट्रेट फिगर इज कॉल्ड लाइन्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन स्ट्रेट फिगर इज कॉल्ड लाइन्स। यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट को एक सीधी आकृति में ऐसे मिलाने पर, ज्वाइन करने पर, देखो इनफाइनाइट पॉइंट को एक सीधी आकृति में ऐसे ज्वाइन करने पर, इनफाइनाइट पॉइंट को सीधी आकृति में ऐसे ज्वाइन करने पर जो हमारा फिगर बनता है, उसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, उसी फिगर को हम लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो है इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब है कि अनंत बिंदु ना, मतलब हमें उस पॉइंट को काउंट नहीं कर सकते। जब उस पॉइंट को हम काउंट नहीं कर सकते तो हम क्या बता सकते हैं कि वो लाइन कितनी लेंथ की होगी, नहीं बता सकते ना। वो लाइन तो भाई अब इनफाइनाइट पॉइंट से तो जितना हम पॉइंट बढ़ाएंगे उतनी लाइन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे एरो बनाते हैं। क्या करते हैं, इसे एरो बनाते हैं। और देखो एरो बनाते हैं और देखो ये डिफिनीशन अलग हो ना, अब इसको थोड़ी हम डिफाइन करेंगे। तो हमने पॉइंट को अच्छे से कैसे मतलब लाइन को हमने कैसे डिफाइन किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन स्ट्रेट फिगर इज कॉल्ड लाइन। तो हमने क्या किया, देखो इनफाइनाइट पॉइंट के होने की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर दोनों तरफ हम एरो लगाते हैं, ठीक। और इसको अगर हमें नाम लिखना हो किसी लाइन का तो हम ऐसे इसको कट करते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इसको हमने कट कर दिया, इसको कोई नाम दे दो ए, और यहाँ पर भी कट कर लो, इसको नाम दे दो बी। तो इसको डिनोट करने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ए बनाते हैं, बी ए बी ऐसे लिखते हैं और इसी के ऊपर ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है ना। देखो ये मतलब है इसका कि ए बी क्या है, ए बी लाइन है। ये इस फिगर का क्या है, ये सिंबल है। ए बी के ऊपर ऐसा लाइन बना दो तो यही क्या हो गया, ए बी लाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये होगी लाइन की डिफिनीशन। और अब थर्ड समझते हैं, देखो उसके बाद समझते हैं रे, नहीं लाइन सेगमेंट समझ लेते हैं। लाइन सेगमेंट होता क्या, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तो क्या होता है, सेगमेंट, हाँ लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो अच्छा नाम से ही कंफर्म है ना, लाइन मतलब क्या, ये लाइन है, और सेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है ना। सेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अब बताओ किस से लिखा है कि लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का टुकड़ा हमें फाइंड करना। देखो एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, और कह रहे इसी लाइन का टुकड़ा, इसी लाइन का टुकड़ा कहने का ये मतलब है कि यहाँ से कुछ ऐसे काट लो। देखो काट के इसको निकाल दो यहाँ से, ये हमने इसको क्या कर दिया, देखो लाइन में से हमने एक टुकड़ा ऐसे काट के निकाल दिया। जब हमने टुकड़ा काट के निकाल दिया, देखो इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे ना भाई, जो इनफाइनाइट और जो दोनों क्या थे, दोनों इसके नॉन एंड पॉइंट्स थी वो तो अलग हो गया ना। हमने इसको बीच से काट के इसे निकाल दिया, तो ये जो टुकड़ा हुआ ये हमें लाइन में से हमने काट के जो टुकड़ा निकाला है, इसी टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, इसी टुकड़े को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक ना। यह है लाइन सेगमेंट। और देखो इसके दोनों पॉइंट जो होते हैं ना, वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, एंड होते हैं। यानी कि दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसको अगर नाम देना चाहो तो ऐसे ए लिखो, बी लिखो, इसको इंडिकेट ऐसे करते हैं ए बी, और इसी के ऊपर ऐसे बार बना देते हैं। ये क्या हो गया, ए बी लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है। देखो लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि कोई एक लाइन हो तो उसको काट के ऐसे निकाल दो, तो जो पार्ट जो काट कर हम निकालेंगे, उसी काट के निकाले हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। यानी कि ये क्या है, पार्ट ऑफ लाइन है, तो ना एक पार्ट ऑफ क्या लाइन है, और उस ये तो लाइन हो गया ना। अच्छा देखो जब इसको काट के निकालोगे तो एक तो ये निकल गया, इसको हमने क्या बोल दिया, लाइन सेगमेंट बोल दिया। और जब ये दोनों बचे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं रे। और तो हमारा फोर्थ आ जाता है रे, आर ए वाई, मतलब किरण होता है। देखो रे, देखो रे ये है ना, ये है ऐसे, यही दो चीज, दो रे है ना एक तरह से, एक इधर भी है एक इधर भी है ना। देखो एक इधर बना हमने, एक इधर बना है। तो रे की डिफिनेशन बताओ क्या होगी। देखो जब लाइन को हम कट करेंगे तो इसमें से तीन चीजें मिलेंगी ना, दो रे मिलेंगी और एक लाइन सेगमेंट मिलता है ना।
देखो इनको हम क्या बोलते हैं, दो रे बोलते हैं। रे का मतलब क्या, कि जिसका एक पॉइंट एंड हो और दूसरा पॉइंट एंड ना हो। दूसरा पॉइंट कहाँ पर, इनफाइनाइट पर। देखो यहाँ पर एरो लगने का मतलब ये इनफाइनाइट तो हुआ ना, ये कहाँ है, इनफाइनाइट पर तो है। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हमारा क्या है, स्टेबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है, यहीं पर स्थिर है। और एक पॉइंट क्या है इसका, देखो जिसका एक पॉइंट क्या है, क्या है, कांस्टेंट है, और इसका एक पॉइंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट मतलब नंबर अभी मत समझो, थोड़ा अलग वर्ड लग रहा होगा। कांस्टेंट क्या होता है, देखो रे हम किससे बोलते हैं, कि जिसका एक पॉइंट एंड हो और दूसरा पॉइंट एंड ना हो। अब चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो इसको हम लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, देखो इसका एक पॉइंट, जिसका पॉइंट एंड होता है उसी का हम नाम लिखते हैं। देखो ये पॉइंट एंड है ना, तो इसको कोई नाम रख लो बी, और यहाँ पर इसका पॉइंट एंड नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसे कट लगाएंगे, इसका नाम ये देंगे। कभी भी एरो के सामने मत नाम लिखना, जैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर रे के सामने उसका नाम मत लिखना, एरो के सामने। एरो के पहले कट लगा देना, ठीक है ना, एरो के सामने पहले कट लगा देना, फिर इसका नाम लिखना। देखो ऐसे कट लगा देना, ऐसे नाम लिखना। तो इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, और इसी के ऊपर ऐसे एरो बना दो एक, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी रे बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है। देखो अच्छा इसके लिए ऐसे बना दो, इसके लिए ऐसे बना दो, और इसके लिए ऐसे बना दो, बात सेम है दोनों के लिए। दोनों को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ये क्या है, ए बी रे और ए बी रे है। समझ में आ रहा है ना, ये रे क्या होता है। और देखिए हमने समझ लिया कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होती हैं। और अब देखिए समझते हैं, देखिए ये क्या हो गया, हमने लाइन के बारे में थोड़ा समझ लिया ना। अभी लाइन में एक आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल्स लाइन, वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखो एंगल समझते हैं कि एंगल होता है क्या एक्चुअल में। देखो ध्यान से समझना कि एंगल क्या होता है। देखो एंगल देखो क्या है, देखो एक रे है, कोई एक रे, अभी जरूरी नहीं कि देखो ये कोई से लाइन है, अब इसको जरूरी नहीं कि लाइन, देखो ये लाइन सेगमेंट है ना, लेकिन अब पहले ये रे वाला समझो, पहले रे से समझो। देखो एक रे ऐसे बना लो, एक रे ऐसे बना लो, ठीक है ना, दो रे बन गई। अब इन दोनों रे के बीच में जो झुकाव आ रहा है ना, ये कर्व आ रहा है, इन्हीं कर्व को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कर्व को हम बोलते हैं एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। यही है एंगल। क्या है, देखो ऐसे एक रे ऐसे बनाओ, एक रे ऐसे बनाओ, इन्हीं दोनों रे के बीच में जो हमेशा ऐसे कर्व मिल रहा है, झुकाव मिल रहा है। देखो ये दोनों रे कुछ एंगल पर क्या झुकी हुई है ना, इन्हीं झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब इसकी डिफिनेशन बात देखो, जब दो रे एक ही पॉइंट से, देखो जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, तो उनके बीच जो ये कर्व बनता है, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसी स्पेस को, जो जगह बच रहा है, इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब देखो ये जरूरी नहीं कि एंगल को बनाने के लिए हमें रे की ही रिक्वायर हो, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं और एक लाइन सेगमेंट, और तो इसके बीच में भी तो ये भी तो एंगल ही बना ना। देखो ये भी तो हमारा क्या बना, एंगल ही बना। तो ये जरूरी नहीं कि एंगल को बनाने के लिए सिर्फ हमें रे ही की रिक्वायर हो गई। एंगल हम लाइन सेगमेंट से भी बना सकते हैं, और रे से भी बना सकते हैं, और लाइन से भी बना सकते हैं। देखो एक लाइन हमारे पास ये है, लाइन तो ये है ना, और दूसरी लाइन कुछ ऐसे कर लो। देखो एक लाइन ऐसे कर लो। देखो हमें क्या चाहिए, हमें दो लाइन के बीच में कुछ कर्व चाहिए ना, झुकाव चाहिए। तो ये देखो झुकाव यही मिलेगा ना। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एंगल को बनाने के लिए जरूरी नहीं कि वो रे ही हो, चाहे रे हो, चाहे लाइन सेगमेंट हो, चाहे लाइन हो, हम तीनों से क्या कर सकते हैं, एंगल को बना सकते हैं। मतलब एंगल की मेन डिफिनेशन ये है कि दो साइड, देखो दो साइड के बीच जो ये झुकाव होता है, कर्व, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, देखो ये कर्व है, कर्व बोलते हैं, CURVED, कर्व मतलब झुकाव। इसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। दो रे के बीच जो, और दो साइड के बीच जो झुकाव होता है, इसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और ये जो है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइड बोलते हैं। इसको हम साइड भी बोलते हैं, आर में भी बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, ARMS, आर्म बोलते हैं। और जो ये देखो दो पॉइंट, दो रे जब जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं ना, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक ना। ये समझ गए ना कि इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और देखो अभी नाम कैसे लिखोगे, हमने बताया था कि नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो रे के सामने नहीं, एरो के सामने हम नाम नहीं लिखते ना, एरो के पहले में कट लगाते हैं। इसको कोई नाम दे दो A, और यहाँ पर नाम दे दो B, और ये नाम दे दो काट करके C। अब देखो किसी एंगल का नाम कैसे लिखते हैं हम, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर काट के इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिख लो ABC। देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर मान लो इसी एंगल को हमें बताना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
समझो यहाँ से। देखो जिस एंगल को लिखना होगा, ध्यान से सुनना, जिस एंगल को हमें लिखना होगा उस एंगल को हम कहाँ रखते हैं, उस एंगल को हमें बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी भी एंगल को डिफाइन करने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। या तो 3 पॉइंट का लो, या तो आगे चलोगे तो फिर वहाँ से मतलब थोड़ा और हमारा लेवल हाई होगा पढ़ने का, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर एक ही पॉइंट से बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ 3 समझो, मेन 3 चीज़ें हैं। तो देखो ये इस मान लो इस एंगल को हमें क्या करना है, लिखना है। अब इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर ए है और ये बी है, ये सी है ना, तो ऐसे लिखोगे ए बी सी, और यहाँ पर लिखोगे एंगल, ये सब हटाओ ऐसे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखो पहली बात तो एंगल को डिफाइन करें, एंगल को लिखने के लिए हमें एंगल का, देखो ये साइन है, ये साइन किसका, एंगल का। ये एंगल का साइन ऐसे होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल का साइन बोलते हैं। तो ये एंगल हो गया। और ए बी सी हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो बी कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, क्योंकि जिस एंगल के बारे में हमें बोल रहे हैं यही तो एंगल हमें बताना है ना। तो जिस एंगल के बारे में बताना होता है उस एंगल को हमें, उस पॉइंट को हमें कहाँ रखना होता है, बीच में। देखो ये एंगल कहाँ बनना है, बी पर बनना है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बी को हमने बीच में किया। और देखो इस एंगल को बनाने के लिए कितनी साइड यूज हो रही है, एक साइड हमारी ये हेल्प कर रही है और एक साइड ये हेल्प कर रही है ना। भाई इस एंगल को बनाने के लिए कौन कौन साइड हेल्प कर रही है, 2 साइड ना, एक हमारी ये वाली साइड है और एक हमारी ये वाली साइड है। तो इन्हीं दोनों साइड की हेल्प से हम इसको लिखेंगे नाम। तो देखो हमने पहले ये वाली साइड, मतलब ये वाली साइड यूज हो रही है और ये वाली साइड, तो ऐसे लिखो ए बी सी, तो हमने ए बी सी लिख दिया। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंगल सी बी ए, ये भी सही है। देखो सी बी ए ये भी सही है ना। एंगल मतलब जिस एंगल के बारे में हमसे पूछता है वो एंगल कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया एंगल सी बी ए। और यहाँ पर सेम वही काम यहाँ पर करोगे, चाहे यहाँ पर पॉइंट लिख लो, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो एंगल ए बी सी नाम दो, चाहे ए बी सी चाहे बी सी ए, बात सेम है। तो ये हो गया, देखो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया लाइंस और एंगल के बारे में। तो एक काम कीजिए, इसको रफली नोट कर लीजिएगा, तो फिर इसको मिटा दें और इसका आगे देखते हैं टाइप्स। अब समझेंगे ना टाइप्स ऑफ एंगल, कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए समझते हैं क्या टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपकी हमने क्या देखो, हमने पिछले क्लास में यानी कि क्लास 8 में, क्लास 7 में हमने पढ़ा होगा कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल हमने जनरली ऐसे पढ़ा ना। देखो पहले समझ लेते हैं कि एंगल कैसे कैसे बनते हैं। देखो एक एंगल बनता है जैसे 0 डिग्री बनता है, फिर 90 डिग्री एकदम सीधा बनता है ना, ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। और ये कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, पूरा ऐसे 180 डिग्री होता है। फिर ऐसे नीचे लाओ तो ये कितना होता है 270 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 होता है। और यहाँ से पूरा लेकर आओ तो कितना होगा 360 होगा। तो एक मतलब ऐसे जनरली छोटा छोटा एंगल बनाते हैं। एक बार ऐसे जीरो से बनाओ, 0 डिग्री कैसे बनाओगे। देखो अब बताओ ये 0 डिग्री कैसे बनाओगे। एंगल की डिफिनीशन तुम सोचो, एंगल की डिफिनीशन क्या है कि 2 रे के बीच में जो झुकाव होता है उसी झुकाव को तो हम एंगल बोलते हैं ना। तो मतलब एंगल को बनाने के लिए हमें 2 साइड चाहिए, चाहे वो साइड किसकी हो, चाहे वो साइड रे की हो, चाहे साइड लाइन सेगमेंट की हो, चाहे वो साइड लाइन की हो। हमें क्या चाहिए 2 साइड चाहिए ना। देखो एक साइड हमारे पास ये है, ठीक, और देखो एक साइड हमारे पास ये, इसको रे ही समझ लो, एक रे हमारे पास ये है और दूसरा रे भी हमें बनाना है। और 0 एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री। देखो झुकाव कितना, झुकाव 0 डिग्री ना, मतलब झुकाव कुछ भी ना हो। तो झुकाव कुछ भी ना होने का मतलब क्या, उसको उसी पर रख दो, ऐसे एक रे ला और दूसरे रे भी उसी पर ऐसे रख दो, तो इसके बीच कितना डिग्री का एंगल बना 0 डिग्री का एंगल। तो ये क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री का एंगल। इंपॉर्टेंट चीज है ये। और उसके बाद मान लो 90 डिग्री समझ लो। तो 90 डिग्री क्या होता है, एक ऐसी रे ऐसे बनाते हैं और एक रे एकदम सीधा ऐसे ऊपर बनाते हैं ना, परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं ये। तो इसी के बीच जो ये एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं। और उसके बाद समझ लो एक हम जनरली बनाते हैं 120 का बनाते हैं ना। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पर 120 होता है ना, मतलब थोड़ा 90 से बड़ा होता है। उसके बाद 180 समझते हैं क्या होता है। देखो 180 कैसा होता है, 180 एक रे ऐसे बनाओ और दूसरी रे ऐसे बनाओ, तो इसी के बीच जो झुकाव होता है इसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं 180 बोलते हैं। देखो यहाँ पर 2 रे हैं, याद कर रखना, ये 2 रे हैं, एक रे यहाँ से ऐसे निकले, एक रे यहाँ से ऐसे निकले। ये क्या ओरिजिनेट पॉइंट है, ये ओरिजिनेट पॉइंट्स हैं। और ऐसा मत समझना कि एक लाइन है, ऐसे हाँ एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको काट करके 2 पॉइंट में बना दिया और यहाँ से हमने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट क्या है ओरिजिनेट पॉइंट है, दोनों रे का ओरिजिनेट पॉइंट्स है। उसके बाद क्या बनाओ 360 समझते हैं। देखो 360 क्या होता है, आप 360 समझो। देखो एक रे हमने ऐसे बना दिया और दूसरा रे भी क्या करो ऐसे उसी पर रख दो,
तब तो कहोगे सर 0 डिग्री, 0 का भी आपने ऐसे बताया है, लेकिन हमने 0 के लिए अंदर वाला मापा ना, अब 360 वाले के लिए हम बाहर नापेंगे। बाहर नापने का मतलब ये है, ये देखो यहां से लेकर ऐसे नापेंगे, देखो एक फिर ऐसे यहां से नापेंगे, ठीक। हम देखो ऐसे ला रहे हैं ना, ऐसे नीचे दबाते हुए ला रहे हैं, इस दबाते हुए लाएंगे ना, जैसे एक बार ऐसा मतलब 180 समझो, उसके बाद समझ लो मानो 270 का समझो, कैसे बनेगा, एक लाइन ऐसे रहेगी, एक लाइन नीचे रहेगी ना, तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे देखो ये 270 होगा। अब 270 को इसको और दबा दो, देखो इस साइड को और दबा दो, तो एंगल और बड़ा बन जाएगा ना। इसको दबा करके हम इसी के ऊपर रख दे रहे हैं, देखो इसी के ऊपर जब रखोगे तो ये कितना बनेगा, यहां से लेकर यहां तक बनेगा ना, तो यही कितना हो गया हमारा 360। तो ये एक तरह से करो तो छोटा इंट्रोडक्शन था कि एंगल कैसे बनता है। और अब समझते हैं हमारा टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। देखो जितना बता जाए ना, सबको ध्यान से समझते रहो एकदम। एंगल बिल्कुल आसान, ये लाइंस और एंगल चैप्टर बिल्कुल आसान है, जान लो एकदम, तुम्हें पढ़ने में एकदम मजा आ जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने में तो पूछो ही मत कितना मजा आता है सॉल्व करने में। तो देखो टाइप्स ऑफ एंगल हमारा होता है, एक होता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल देखो नाम से ही कन्फर्म है ना, अक्यूट कह रहा है एकदम अक्यूट एंगल, छोटा सा, क्या कहते हैं क्यूट सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो ये हमारा एंगल है, कौन सा एंगल है, क्यूट वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल, अक्यूट एकदम छोटा वाला एंगल है। तो छोटा वाला एंगल कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई एंगल, देखो ऐसा कोई एंगल जो क्या हो, जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन किससे छोटा हो, 90 से छोटा हो। मतलब ऐसा कोई एंगल जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। भाई हम कहते हैं ना अक्यूट एंगल, क्यूट बच्चा किसे बोलते हैं, कुछ क्या होती है, एज लिमिट होती है ना, कि भाई अब ऐसा थोड़ी कि हम 30 साल के बच्चे को बोलेंगे हाँ क्यूट बच्चा है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। तो क्यूट मतलब कुछ लिमिट होगी ना, तो इसको हम क्यूट एंगल कब तक बोलेंगे, अक्यूट एंगल, इसको हम अक्यूट एंगल कब तक बोलेंगे, जब तक वो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 90 से छोटा होना चाहिए तभी उसको हम क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो कोई एक एंगल बना लो, देखो 90 यहाँ ये होता है ना, कहने का मतलब इस 90 से छोटा होना चाहिए। तो कितना भी कोई भी बना लो, मान लो ऐसे एक ये है और हमने ऐसे बना लिया, ये मान लो कि 45 डिग्री है। देखो ये अक्यूट एंगल है कि नहीं, बिल्कुल है ना, क्योंकि देखो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना, तो ये कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल की डिफिनेशन पता चल गई ना, क्या होती है, ऐसा कोई एंगल जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। अब दूसरा समझते हैं, एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल देखो नाम से ही कन्फर्म है, एकदम राइट मतलब सीधा होना चाहिए, राइट मतलब एकदम सीधा, तुम अपने काम में एकदम राइट रहो, एकदम सही रहो, एकदम सीधे रहो, तो ये राइट एंगल। राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ऐसा कोई एंगल, देखो ऐसा कोई एंगल जो कि किसके इक्वल हो, जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो, बस इतना ही है। ऐसा कोई एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम राइट एंगल बोलेंगे, ठीक। और राइट एंगल हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाओ फिर ऐसे बना दो ऊपर, इसी को तो हम राइट एंगल बोलते हैं ना, ये 90 डिग्री हो इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, बिल्कुल सही। और अब समझते हैं आगे, हमारा 3rd नंबर पे आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल इसे हम कुछ लोग ऑप्टस बोलते हैं, ऑप्टस नहीं, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑप्टस नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो अच्छा इसी एक तरह से तुम पैटर्न ही समझ जाओगे। देखो 0 से बड़ा, 90 से छोटा था, यहाँ पर 90 के इक्वल हो गया, उसके बाद क्या आएगा, 90 से बड़ा आएगा ना, तो कंफर्म। देखो ऐसा कोई एंगल जो कि किससे बड़ा हो, जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन किससे छोटा हो, 180 डिग्री से, बिल्कुल सही। यानी कि ऐसा कोई एंगल जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो 90 है ना, 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा थोड़ा और इधर झुका दो ऐसे, देखो ये कितना हो गया, 90 से बड़ा हो गया थोड़ा सा, मतलब कितना हो गया, 130 हो गया। देखो 130 क्या है, 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, हाँ 180 से छोटा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। और अब समझेंगे हमारा 4th नंबर पे आता है स्ट्रेट एंगल, GHT, स्ट्रेट एंगल। अब सर ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसमें देखो सेम वही चीज, जैसे यहाँ पर राइट एंगल कह रहा था ना, राइट मतलब क्या, सीधा, स्ट्रेट मतलब ये भी तो सीधा होता ना, लेकिन एक ऐसा ये एकदम किसी रे के ऊपर सीधा हो, और ये क्या किसी रे के जस्ट सामने सीधा हो, इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब यह है कि ऐसा कोई एंगल जो कि किसके इक्वल हो, 180 के, जैसे यहाँ पर 90 के इक्वल था, वैसे यहाँ पर किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री कैसे बनता है, एक रे ऐसे बनाओ और दूसरा रे भी ऐसे बनाओ, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट साइड में, ये हो गया, और इसी के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये 180
डिग्री का, बस इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एंगल जो कि 180 डिग्री हो, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। आगे हम चल के इसको लीनियर एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल, लाइन वाला एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल ना, मतलब ऐसा कोई एंगल जो कि 180 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद समझते हैं एक हमारा है रिफ्लेक्स एंगल 5 नंबर पे, ये आई होप दिखेगा जरूर, यह है रिफ्लेक्स एंगल, यह है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी तो काफ़ी जगह है। यह है रिफ्लेक्स एंगल, देखो नाम से कन्फर्म है ना, रिफ्लेक्स मतलब क्या, परावर्तित होता है ना। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे आगे, 10th में पढ़ते हैं, 9th में भी है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या, यानी कि परावर्तित होना ना। तो अब रिफ्लेक्स का मतलब कैसे समझोगे, देखो ऐसा कोई एंगल, देखो ऐसा कोई एंगल, पहले डिफिनेशन समझते हैं फिर समझते हैं क्या फिगर कैसे बनेगा। ऐसा कोई एंगल जो कि किससे बड़ा हो, 180 से तो बड़ा हो, लेकिन किससे छोटा हो, 360 डिग्री से, समझ रहे हो। ऐसा कोई एंगल जो कि 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो इन सब का नाम तो सिंपली तुम लिख सकते हो, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे लिखेंगे नाम, जैसे फिगर तो बना देते हैं। देखो ये 180 है ना, तो 180 से बड़ा कैसे, थोड़ा नीचे कर दो इसको बेंड ऐसे, ये हमारा बन गया, मान लो कि ये हो गया 200 एंगल, 200 डिग्री हो गया। देखो 200 डिग्री क्या, 200 डिग्री तो थोड़ा बना बनाओ, मान लो कि 250, ठीक है ना, ये 250 डिग्री है, मतलब 250 डिग्री हो गया ना। अब इसका एक तरह से, अब कह लो तीसरे नाम थोड़ा लिखने की ट्राई करो, तो इसका नाम लिखने की ट्राई करो, अभी देखो कन्फ्यूजन क्या होगा, ABC, इसका नाम लिखने की ट्राई करो तो तुम, ओहो सर ऐसे नाम तो नहीं लिखा रहता, ऐसे लिखा रहता, बिल्कुल ABC। इसका नाम लिखने की ट्राई करो, तो देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखने की ट्राई करो और एक इसका नाम लिखने की ट्राई करो, किसी का, चाहे इसका चाहे इसका चाहे किसी का नाम, इसका भी लिख लो ABC, इसी का लिखना स्टार्ट करो। अच्छा बताओ इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, देखो ये एंगल है ना, तो एंगल B, यानी कि B क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए, और AB और BC मिलकर बना रही है ना, तो ABC, यानी एंगल ABC, ये हमारे किसकी इक्वल है, 90 की इक्वल है ना, ओके। और ये हमारा एंगल ABC है, ये हमारा एंगल ABC है। और अब यहाँ समझो कि यहाँ हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ भी तो कहोगे सर एंगल ABC ऐसे लिखो, एंगल ABC, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर इसमें उसमें फर्क क्या हो रहा है। देखो अगर ये कितना हो गया 250 डिग्री, तो कहोगे सर अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो ABC तो हम कैसे समझेंगे कि वो 90 वाला है कि 250 वाला है। कन्फ्यूजन हो गई ना, लिखने में देखो कन्फ्यूजन हो रही कि नहीं, कन्फ्यूजन तो बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि देखो ये तो 90 के इक्वल है और ये कितना 250 के इक्वल है, तो कोई फर्क ही नहीं है। देखो नाम में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो बिना नाम के, बताओ एक नाम के दो बच्चे हो तो फर्क तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता तुम रोहन को बुला रहे हो तो रोहन कोई मोहन वाला आ जाएगा। तो अब भाई एक नाम के दो बच्चे रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना बुलाने में, तो वही है। अब यहाँ देखो एक ही एंगल को मतलब 250 और 90 को एक ही नाम से बुलाया जा रहा है, तो दुख रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, परावर्तित होता है ना। तो अब इसको परावर्तित, अच्छा ये बताओ ABC एक्चुअल में है क्या, अगर तुम ध्यान से देखो तो ABC एक्चुअल में नीचे वाला बन रहा है ना, ABC झुकाव क्या मिला, झुकाव ABC, यही नीचे वाला हमें झुकाव मिला है ना, लेकिन हमें क्या करना, हमें उसके ऊपर वाला बनाना है, हमें इस नीचे वाला नहीं। तो हम इसीलिए लिखते हैं रिफ्लेक्स, लिखते हैं इसके सामने। देखो जब भी रिफ्लेक्स एंगल लिखना हो तो उसके सामने रिफ्लेक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल ABC, अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो देखो रिफ्लेक्स एंगल ABC, यानी ABC का रिफ्लेक्स वाला एंगल होगा, तो ABC क्या है, देखो ABC मतलब ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स वाला एंगल कितना है 250, तो वो एंगल होगा 250। देखो नाम अलग हो गया ना, ये तो एंगल हो गया, एंगल ABC कितना है 90 के इक्वल है, और यहाँ पर हमने लिख दिया रिफ्लेक्स एंगल ABC, यानी ABC के उल्टा वाला रिफ्लेक्स वाला एंगल कितना है 250 है, ठीक। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल का नाम लिखना हो तो हमें उसके आगे रिफ्लेक्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल लिखना होगा तो हम उसके आगे रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ABC। तो आई होप अब तुम कंफ्यूजन नहीं करोगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे लिखते हैं। कई बार कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे की सर रिफ्लेक्स एंगल कैसे लिखा जाता है, तो समझ गए ना कि कैसे लिखा जाता है रिफ्लेक्स, कैसे लिखा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और एक एंगल और छोटा सा बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर समझते हैं, यहीं पर देखो और क्या 5 ना था, और यहाँ पर 6 वाला समझते हैं। देखो रिफ्लेक्स के बाद आता है एक कंप्लीट एंगल आता है, क्या आता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। देखो इसमें नाम से ही कंफर्म है ना, कंप्लीट मतलब क्या, पूरा एंगल। बताओ एक पॉइंट पर, एक तो वैसे रे पर कितने डिग्री का एंगल बनाओ
एक पॉइंट पर तुम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हो मैक्सिमम, बताओ। मैक्सिमम हम 360 का बना सकते हैं ना, तो इसी को तो कंप्लीट बोलोगे ना। तो कंप्लीट का मतलब यह है कि ऐसा कोई एंगल जो कि किसके इक्वल हो, ऐसा कोई एंगल जो कि 360 डिग्री का एंगल हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। फिगर बनाना चाहते हो, एक रे ऐसे बनाओ और दूसरा रे भी ऐसे ही बनाओ, लेकिन हम इस बार कौन सा मेजर करेंगे, इस बार हम बाहरी वाला मेजर करेंगे। तो ये हो गया ये वाला, तो ये हो गया 360। अच्छा एक ध्यान से देखो, तो इसको भी तुम लिख सकते हो रिफ्लेक्स के जैसा लिख सकते हो ना। ये बताओ अगर हम कहें कि ये किसका रिफ्लेक्स एंगल है, बताओ किसका है, ये 0 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल है ना। बताओ 0 के जस्ट उल्टा वाला कितना होगा 0, तो ये देखो ये एक रे है, दूसरा रे भी इसी के अंदर जो बना इसी को तो हम 0 बोलते हैं। तो 0 के जस्ट बाहर वाला एंगल है ना 360। तो अगर इसको अच्छे से और समझो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री के रिफ्लेक्स एंगल को भी हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी कि 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो समझ गए ना कि टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप के होते हैं। देखो एंगल यहाँ से और 6 टाइप के होते हैं, मेनली 6 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर एंगल में रिलेशन कुछ आएगा, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, तो उन सभी एंगल को हम समझेंगे बारी बारी से। तो देखो अक्यूट एंगल समझ गया ना, कि अक्यूट मतलब ऐसा कोई एंगल जो कि 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, ऐसा कोई एंगल। देखो राइट एंगल मतलब क्या, देखो वहां से ध्यान से देखो, ये सब देखो अक्यूट एंगल मतलब क्या, ऐसा कोई एंगल जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, अक्यूट एंगल बोलेंगे। उसके बाद क्या आता है, राइट एंगल आता है। तो राइट एंगल का मतलब है कि ऐसा कोई एंगल जो कि 90 के इक्वल हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऐसा कोई एंगल जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, तो ऐसा कोई एंगल जो कि 180 के इक्वल हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, तो ऐसा कोई एंगल जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और याद रखना कि रिफ्लेक्स एंगल का नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस एंगल के सामने रिफ्लेक्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद किस नंबर पे, 6 नंबर पे हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल। तो ऐसा कोई एंगल जो कि 360 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो ठीक ना, आई होप अब तो याद हो ही गया होगा कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से एंगल हमने सब तो बता दिया। तो एक काम कर लो, इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं और उसके आगे समझते हैं कि उसके आगे क्या टॉपिक है। देखिए अब समझेंगे हम देखो एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया ना कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। और अब देखो उसी के अगला हम समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6 था ना ये, मतलब 7 नंबर पे है। मान लो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, और दूसरा क्या होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक ना। ऐसे पहले एक बारी से समझते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लिख भी लेते हैं, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों को जब एक साथ समझेंगे ना तो कंपेयर करके समझ जाएंगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझना, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि ऐसे कोई दो एंगल, देखो ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो, तो भी दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। समझ में आया, देखते हैं। देखो टू एंगल, ऐसे लिख लो, देखो टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री to each other, complementary to each other if their sum is 90 डिग्री। देखो ये है डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहलाते हैं जब उनका सम कितना हो, उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। यानी कि अगर मान लो एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो गया
तो x आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y, यानी कि x को हम y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे या y को x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक ना। तो कहने के देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल ये मतलब है कि जब दो एंगल का जोड़ यानी कि दो एंगल मिलकर जब 90 डिग्री के बनाएंगे तो उन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि अगर एक x है तो दूसरा क्या y है, तो x वाला y वाले का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझो कि सप्लीमेंट्री क्या होगा। देखो सेम वही डिफिनेशन है कि वही टू एंगल्स, देखो टू एंगल्स ऐसे लिख लो, देखो two angles are said to be supplementary if supplementary to each other if their sum is 180 डिग्री। यानी कि देखो टू एंगल्स आर सेड टू बी, देखो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। तो कहने का ये मतलब है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल तब कहलाते हैं जब उनका सम कितना हो, 180 डिग्री के इक्वल हो। और वहां पर क्या हो, 90 है ना, जब 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और जब 180 हो तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा। जैसे मान लो एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो रहा है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कौन से एंगल कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है ना। ऐसे देख लो, देखो ये x है ये y है, तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और ये कौन से एंगल कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो वे दोनों कौन से एंगल कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो तो वे दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। बस इतनी डिफिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की डिफिनेशन है, ठीक। तो इसको नोट कर लो, फिर इस पर हम एक क्वेश्चन हम कॉम्प्लीमेंट्री पर और एक क्वेश्चन हम सप्लीमेंट्री पर सॉल्व कराते हैं, ठीक। तो नोट कर लो इसको। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पर कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। यानी कि हमें 40 डिग्री का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो बताओ 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा। कहने का ये मतलब कि 40 में हम क्या ऐड करें कि कितना हो जाए, 90 हो जाए ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनेशन क्या होती है कि x + y इक्वल हो जाए 90 डिग्री के, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और यहाँ पर है सप्लीमेंट्री के लिए कि x + y 180 के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब बताओ तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे ऐसे कि लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इक्वल x। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, x डिग्री है। यानी कि देखो लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इक्वल x। उसको लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। यानी कि दोनों कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पहला एंगल हमने कितना दिया था, पहला एंगल तो हमारा 40 डिग्री है ही, और दूसरा हमने कितना मान लिया है, दूसरा हमने x डिग्री मान लिया है। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों को अगर सम करें तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ से x इक्वल कितना हो गया, 90 - 40, यानी x इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 50, ठीक। यानी कि सो ऐसे लिख लो, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इक्वल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया ना। यानी कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहे कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें कि यहाँ पर हमें 60 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है ना। तो हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही काम करेंगे कि यहाँ पर भी पहले मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर ऐसे लिख लो कि लेट, देखो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ
60 डिग्री इक्वल एक्स। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, एक्स के इक्वल है, हमने मान लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमने एक सप्लीमेंट्री एंगल है 60, तो दूसरा कितना होगा, हमने एक्स माना है उसको, और एक इसके इक्वल होंगे 180 के। क्यों, क्योंकि क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 60 के, देन x इक्वल हमारे पास आ गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आ गया ना, और ये 120 डिग्री है क्या, ये 120 डिग्री है 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर आंसर लिख लो कि सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, मतलब 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा अच्छे से दूर हो जाए। क्योंकि देखो इस पर क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। सिकंदर तुमसे प्यार हो गया। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बेस पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। मतलब कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो उनका रेशियो कितना है, उनका रेशियो 2:3 है, तो हमें उन दोनों एंगल को बताइए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। एक बार क्या करो ना, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप से सॉल्व करने की ट्राई करो, अगर नहीं सॉल्व करा तब उसके बाद वीडियो को देखो, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनका रेशियो कितना, 2:3। देखो याद रख लो कि जब भी दो साइड का, देखो अगर हम ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, चाहे ट्रायंगल पढ़ो चाहे एंगल पढ़ो, इन दोनों में क्या होता है, देखो ट्रायंगल में साइड आएगी और एंगल में क्या आएगा, एंगल में बेस ये एंगल आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई दो एंगल हो या फिर दो साइड हो, उनका रेशियो दिया रहे, मतलब कहने का ये जब भी एंगल या साइड हो, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, अगर उनका रेशियो दिया रहेगा तो उनको हम अज्यूम करते हैं और उसके सामने एक हम कांस्टेंट चिपका देते हैं, उसके सामने एक कांस्टेंट वेरिएबल, उसके सामने एक वेरिएबल चिपका देते हैं। जैसे कहने का ये मतलब है कि देखो कह रहा है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और उनका रेशियो कितना है, 2:3। तो यहाँ पर ऐसे मानेंगे कि लेट फर्स्ट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हो, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल, देखो 2 दिया हुआ, इस 2:3 है ना, तो पहला कितना 2 है ना, हम इसके सामने एक वेरिएबल x चिपका ले रहे हैं और इसको हमने क्या मान लिया हमने कि लेट फर्स्ट एंगल कितना है, 2x है, एंड सेकेंड एंगल भी हम मान लेंगे, सेकेंड एंगल, देखो सेकेंड एंगल हम किसके इक्वल मानेंगे, देखो सेकेंड एंगल 3 है ना, 3 है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे 3, और यहाँ पर एक वेरिएबल चिपका देंगे x, दोनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि जब भी एंगल का रेशियो दिया रहेगा तो हम उनको क्या करेंगे, मान लेंगे, हमेशा याद रख लेना है, चाहे लाइन्स हो चाहे एंगल हो, सबके लिए सेम रूल काम करेगा। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम 90 होना चाहिए ना, तो 2x + 3x इक्वल 90। तो यहाँ से कितना होगा, तो 2 3 कितना हो गया 5x इक्वल 90 डिग्री, देन x इक्वल कितना हो गया 90/5, तो 5 से कितना हो गया, देखो 5 से कैंसिल करो तो 5 हाँ, यानी कि 18 हो गया ना, यानी कि x इक्वल कितना है 18। तो क्या हमारा आंसर हो गया 18, नहीं, एक मिनट देखो ये दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, दिख रहा है, देखो ये कितना 90/5 है ना, तो कितना हो गया 18 हो गया। अब बताओ 18 हमारा आंसर हो गया, नहीं, हमारा आंसर क्या है, हमें तो फर्स्ट और सेकंड एंगल फाइंड करना ना। तो यहाँ पर लिखोगे सो, ऐसे लिखोगे, हम शॉर्टकट थोड़ा लिख दे रहे हैं, देखो ऐसे लिखोगे, सो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल कितना हो गया, देखो 2x था ना, तो 2x, और x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, x के प्लेस पर हमें 18 लिखना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाला है, तो ये हो गया 36 डिग्री, यानी पहला एंगल कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। एंड सेकेंड एंगल, देखो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, देखो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 3x था ना, हमने माना था, यह है 3x, तो कितना हो गया 3 × x, और x के प्लेस पर हमने कितना लिखना है 18, तो ये हो गया 18, ठीक। तो ये 18 × 3 = 54,
यानी कि पहला कितना हो गया, पहला वाला एंगल हमारा 36 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। तो इस तरह मतलब अगर रेशियो में दिया रहेगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री वाला, देखो सेम वही क्वेश्चन है, करके यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था और यहाँ पर क्या सप्लीमेंट्री, और रेशियो देखो दोनों में सेम है, यहाँ पर 2:3 है और वहाँ पर भी कितना था 2:3 था। तो कह रहे हैं कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। तो हमें एंगल फाइंड करना है, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर भी देखो एंगल में रेशियो दिया हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, हम उस एंगल को मान लेंगे और उस एंगल के सामने हम एक वेरिएबल चिपका देंगे ना ऐसे। तो यहाँ पर लिख लो कि लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल, देखो 2 है ना, तो 2 ऐसे लिखो, फिर उसके बाद हमने एक्स लिख लो, ठीक 2x, एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने कितना मानना है, देखो 3 माना ना, और उसी के सामने एक वेरिएबल चिपका दो 3x। अब उसके बाद क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इस बार कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री है ना, तो उनका सम कितना होना चाहिए, उनका सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 2x + 3x = 180 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 2 3 कितना हो गया 5x = 180 डिग्री, देन x इक्वल हो गया हमारे पास 180 / 5, देन x इक्वल हो गया, तो 5 3 15 और 5 6 35 और 5 6 30, यानी कि देखो 5 3 15 और 3 5 6 30, सही है, यानी कि x इक्वल कितना आ गया 36 आ गया। तो क्या हमारा आंसर हो गया 36? नहीं, हमारा आंसर, ये तो x की वैल्यू निकली है ना, ये तो वेरिएबल की वैल्यू निकली है जो हमने चिपकाया है इसके साथ। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि सो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है बताओ, 2x है ना, तो यहाँ लिखोगे 2x, यानी कि अब देखो 2 × x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे ना, तो ये हो गया 36, यानी कि 36 × 72 डिग्री, यानी कि पहला वाला एंगल कितना हो गया 72 डिग्री हुए। अब देखो सेकंड वाला एंगल आप लोग क्या करना, निकाल के इसको कमेंट में लिखना कि कितना आएगा, ठीक ना। यहाँ से सेकंड वाला आंसर लिखना, सेकंड एंगल का सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ओहो हमने बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये सप्लीमेंट्री है, सब जगह सप्लीमेंट्री होगा जी, हमने थोड़ा फ्लो में कुछ गड़बड़ी बोल दिया। यहाँ सप्लीमेंट्री होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल ही तो होंगे ना, तो ये भी कितना होगा सप्लीमेंट्री। सो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। चलो गलती हो रही थी, मैंने ध्यान दे दिया। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया 72 डिग्री हो गया, और आप सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल को निकाल करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक सॉल्व करते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। अब देखिए, अब आगे हम समझते हैं कि एंगल में कुछ रिलेशन होते हैं। देखिए हम समझेंगे कि रिलेशन इन एंगल से समझेंगे, एक दो तीन टॉपिक है शायद, रिलेशन इन एंगल। ये कभी कभी टॉपिक छोटे टॉपिक है ना, ये कोई भी क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो अगर नहीं सम पढ़े रहेंगे तो प्रॉब्लम तो करेंगे ही, इसलिए समझ लेते हैं कि रिलेशन ऑफ एंगल, यानी कि कुछ एंगल में हम रिलेशन समझेंगे क्यों क्या होता है। ये सबने भी पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, वो भी क्या है, वो भी रिलेशन ही एंगल में ही तो आता है ना, यानी एंगल के रिलेशन ही तो है कि दो एंगल का सम 90 हो, दो एंगल का सम 90 हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, कि जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ये सब तो रिलेशन ही है ना। और इसी में एक रिलेशन हम अगला पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर पर मान लो है एडजेसेंट एंगल। क्या है एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो कुछ इसको सिर्फ समझना है, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि 2 एडजेसेंट एंगल, तो हम समझेंगे ना कि एडजेसेंट होता क्या एक्चुअल में, बस समझना है सिर्फ क्या होता है एक्चुअल में। देखो मान लो एक ऐसे क्या कर दो, एक लाइन ऐसे बना दो, ठीक है ना। देखो एक लाइन ऐसे बना दो और एक एंगल ऐसे बना दो, एक एंगल और बना दो, एक एंगल और बना दो। कितने एंगल हमने बना लिए, हमने 3 एंगल बना लिए, 4 एंगल बना लिए ना कुल। देखो 3 एंगल, एक एंगल इसको x नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो y नाम दे दो, इसको नाम दे दो z। हमने 3 एंगल बना दिए, एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, तीसरा एंगल क्या है z है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि पटीदार वाला एंगल, ठीक है ना, पटीदार वाला एंगल। एडजेसेंट मतलब कि पटीदार वाला एंगल, उसके जस्ट पड़ोसी वाला एंगल। अगर हम कहें कि देखो, अगर हम ऐसे कहें कि फाइंड
फाइंड एडजेसेंट एंगल ऑफ जेड इक्वल क्या होगा, एक्स समझ, पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड एडजेसेंट एंगल ऑफ एक्स, हमें इस फिगर से बताना है कि एक्स का एडजेसेंट एंगल क्या होगा। देखो एडजेसेंट का मतलब होता है कि उसके जस्ट पटीदार वाला, उसके जस्ट पड़ोसी वाला एंगल क्या है। जैसे जैसे हमारा होता है ना कि अगर हम कहें कि हमारे जस्ट पड़ोसी, तो हमारे जस्ट पड़ोसी का मतलब क्या, हमारे जस्ट बगल में जो होगा वही तो हमारा पड़ोसी कहलाएगा ना। ये थोड़ी कि हमारे थोड़ा दूर कहीं दूसरे गाँव में होगा वो हमारा पड़ोसी कहलाएगा। तो यही है ना, पड़ोसी का मतलब ये होता है कि जस्ट उसके बगल वाला। देखो तो एंगल एक्स का, देखो कह रहा है कि एक्स का हमें एडजेसेंट एंगल बताना ना, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि पड़ोसी वाला एंगल। तो बताओ एक्स का पड़ोसी कौन सा है, वाई है ना। देखो जेड इससे दूर है, सिर्फ एक्स से सिर्फ वाई ही सटा है, तो एक्स का एडजेसेंट एंगल कितना हो गया, वाई हो गया। देखो सिंपल कितना हो गया, एक्स का एडजेसेंट एंगल कितना हो गया, वाई हो गया। यानी कि एक्स का हम अगर एडजेसेंट एंगल बताएं तो वो कितना हो गया, वाई हो गया, ठीक। और अब देखो, और अगर हम फिर क्वेश्चन पूछें कि फाइंड एडजेसेंट एंगल ऑफ वाई, ये ध्यान से देखो, हम अगर पूछें कि इस बार वाई का हमें एडजेसेंट एंगल बताना है, देखो तो वाई के एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो वाई पर वाई के दो पटीदार है ना, दो पड़ोसी हैं, कौन कौन से, एक जेड वाला भी सटा हुआ है और एक एक्स वाला भी सटा हुआ है। तो वाई के कितने पड़ोसी हो गए, दो हो गए ना, वाई के दो पड़ोसी हो गए, एक पड़ोसी जेड है और दूसरा पड़ोसी एक्स है। यानी कि वाई के कितने एडजेसेंट एंगल होंगे, वाई के दो एडजेसेंट एंगल होंगे, एक होगा जेड एंड एक्स, यानी कि दोनों होंगे, जेड भी होगा और एक्स भी होगा। इसका कौन सा एंगल, इसका एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। और अगर हम इस थर्ड वाला अगर पूछ लें कि फाइंड एडजेसेंट एंगल ऑफ जेड, इस बार हमने किसका पूछ लिया, जेड का। अभी बताओ जेड का हमें क्या निकालना है, एडजेसेंट एंगल। तो ये बताओ जेड वाला एंगल किससे सटा हुआ है, तो जेड वाला एंगल सिर्फ वाई से ही तो सटा हुआ है ना। देखो वाई से ही तो सिर्फ सटा हुआ है ना, देखो एक्स तो इससे दूर है, काफी दूर है, तो जेड का पड़ोसी कौन होगा, वाई ही होगा ना। यानी कि जेड का एडजेसेंट एंगल कितना हो गया, वाई। बस यही हमारा एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए होगे। और अब समझते हैं, एक होता है लीनियर पेयर एंगल, सेकेंड नंबर पे समझते हैं। लीनियर पेयर एंगल ये क्या होता है, इसमें देखो नाम से कन्फर्म हो रहा है ना। देखो लीनियर का मतलब क्या, एक लाइन, पेयर का मतलब क्या, जोड़ा, एंगल का मतलब एंगल। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसे मान लो एक ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है ना, और इसी लाइन पर ऐसे एंगल बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे दो एंगल, ऐसे एंगल बने हुए हैं, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि एक लाइन है ये, इसका नाम दे दो, ए नाम दे दो, इसका ओ नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक है ना, इसको सी नाम दे दो, इसको डी, याद है ना। हम एरो का नाम नहीं लिखते, एरो के नीचे कुछ कट करते फिर उसका नाम लिखते हैं, ठीक ना। तो हमने ऐसे मान लो कि तीन एंगल ले लिया, ठीक। और मतलब एक हमने ऐसे लाइन ले ली ए ओ बी, और यहाँ पर क्या है, इसको एक्स नाम दे दो, इसको वाई नाम दे दो, इसको जेड ऐसे नाम दे दो, ठीक है ना। ये जेड है, तीन एंगल है हमारे पास। और यहाँ पर कह रहा है कि ए ओ बी क्या है, देखो ए ओ बी एक लाइन है, इज अ लाइन, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में कहेगा कि लाइन है तभी मानेंगे हम, ऐसा नहीं कि अपने मन से मान लेंगे। देखो ए ओ बी क्या कर रहा है, एक लाइन है, ठीक। तो यहाँ पर हमें बताने कि लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, समझना है। देखो लीनियर पेयर का एंगल ये मतलब है कि एक लाइन के ऊपर या एक लाइन के नीचे जितने एंगल बने होते हैं उन सभी एंगल, वो सभी एंगल क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं, एक दूसरे के। देखो यक्स वाई जेड, बताओ यक्स एंगल वाई एंगल जेड, इन तीनों को अगर मिला दोगे तो यही तो बना हुआ है। देखो ऊपर बना हुआ है, एक लाइन के ऊपर कितने एंगल बने हुए हैं, देखो एक्स वाई जेड, ये तीनों मिलाकर बने हुए हैं ना। तो इन्हीं तीनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम कितना होता है, सम ऑफ, देखो इस लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऐसे लिख लो, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर एंगल की। अब वो जरूरी नहीं कि वो लीनियर पेयर एंगल ऊपर बने हुए या नीचे बने हुए, चाहे जहां बने हो। अगर ऊपर बने हो तो ऊपर सभी का सम कितना होगा, 180 होगा, और नीचे बने हो तो नीचे का सभी का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब ये है, देखो भाई ये जरूरी थोड़ी कि ऊपर ही सभी एंगल बने। अगर हम कहें कि एक ऐसे फिगर बनेगा और ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड है। अब बताओ, तो यहाँ पर नीचे वाला हम लेंगे ना, तो इससे डरना मत कि अगर ऊपर सर ने ऊपर बताता तो हम ऊपर वाला समझेंगे, नीचे वाला तो बताया नहीं था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम कर सकते, देखो सम ऑफ लीनियर पेयर कितना है, 180 है। यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री, यही तो है, समझ गए ना।
यही हमारा क्या है, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल करें तो वो 180 के बराबर आ जाएगा, और इसी को हमने लिख दिया x + y + z = 180 डिग्री। बस यही हमारा क्या है, लीनियर पेयर एंगल की कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल का कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक लाइन के ऊपर या एक लाइन के नीचे जितने भी एंगल होते हैं उन सभी एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, एक दूसरे के, ईच अदर। यानी कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यही प्रॉपर्टी होती है, और ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अभी आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद एक समझते हैं लीनियर पेयर एंगल हो गया ना, और एक समझते हैं थर्ड नंबर पे समझ लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, आई होप ये दिख रहा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो नाम से कंफर्म है ना, वर्टिकली मतलब क्या होता है, एकदम सीधा एंगल होता है ना, वर्टिकली मतलब एकदम सीधा, और अपोजिट मतलब उल्टा, और एंगल मतलब एंगल। जैसे देखो अगर दो लाइन हमारे पास है, अब याद रखना ऐसे दो लाइन हमारे पास है, ठीक ना, दो लाइन अगर हमारे पास हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है, ठीक। अब देखो याद रखो, ये जरूरी नहीं कि दोनों लाइन ही हो, ये दोनों लाइन सेगमेंट भी हो सकती हैं, दोनों रे हो सकती हैं। तो ये इसको कंफ्यूज मत होना यार कि ये वो लाइन हो चाहे लाइन सेगमेंट हो, चाहे दोनों रे हो, चाहे एक लाइन हो एक रे हो, एक लाइन हो एक सेगमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक दूसरे को कट करें, चाहे लाइन हो चाहे लाइन हो, चाहे लाइन सेगमेंट हो, चाहे एरो हो, रे हो, तीनों में से क्या मतलब एक दूसरे को कट करती हूँ। अगर ऐसे कट करती हैं तो इनके बीच जो ये एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, देखो ऊपर वाला एंगल को ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाला उसके जस्ट नीचे वाला एंगल के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो यही तो है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब जस्ट सीधा, और अपोजिट मतलब उल्टा एंगल। तो इसी को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि अगर ये x है और इसको हम y नाम दें, तो अगर हम पूछें कि फाइंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ x, तो कितना होगा, y होगा। अगर हम कहें कि फाइंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, फाइंड वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ x इक्वल क्या, यानी x का हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि उसके जस्ट उल्टा वाला, देखो x का जस्ट उल्टा वाला क्या है, y है ना, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो गया, y। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम पूछें कि y का बताओ, तो y का x होगा ना, भाई वही तो बात होगी, x अगर y की है तो y x का ही तो होगा ना। और सेम देखो, जैसे सेम x y के इक्वल हो, उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला एंगल भी तो इस वाला एंगल के इक्वल होगा। सोच लो, ये वाला एंगल भी तो इस वाला एंगल के इक्वल होगा ना, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे ना। अगर ये मान लो y है तो ये z है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये y करें, ये मान लो कि p है और ये q है, तो p और q ये भी क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो कहलाएंगे ना। और देखो इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट की, जैसे हम लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी थी कि उनका सम कितना होता है, 180 होता है। और यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, x का वर्टिकली क्या है, x का वर्टिकली अपोजिट y है, तो x किसके इक्वल होगा, x y के इक्वल होगा, ठीक ना। x का वर्टिकली अपोजिट एंगल y है तो x किसके इक्वल हो गया, y के। और p का वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना है, या q है ना, तो p किसके इक्वल हो गया, q के। और ये एंगल है, सॉरी ये सभी के सामने ऐसा एंगल लिख लेना, ये एंगल p एंगल x एंगल y लिख भी देते हैं, एंगल x इक्वल होगा एंगल y के, एंगल p एंगल q के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कि जस्ट उल्टा वाला एंगल, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को कट करनी चाहिए और ये सीधी होनी चाहिए। अब भाई हमने बताने, देखो लाइन रे और लाइन सेगमेंट तीनों के हमने डिफिनेशन लिखवाया है कि तीनों में क्या होती है, तीनों कभी टेढ़ी थोड़ी होती है ना, तीनों हमेशा क्या होती है, सीधी होती है ना। तो सीधी हो, अगर दो कोई लाइन अगर सीधी कट करती हैं तो उनके बीच जो ये एंगल बनता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो और फिर हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहे हैं कि इफ x इक्वल 25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यानी हमें दिया है इस क्वेश्चन में, देखो दिया है कि x, इस फिगर में दिया हुआ है कि x की वैल्यू कितना है। कह रहे हैं कि इफ x इक्वल 25, हमें x की वैल्यू 25 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये है। देखो अभी हमने पढ़ा ना कि लीनियर पेयर एंगल, देखो यहाँ पर ए ओ बी एक लाइन दिखाई दे रही है ना, तो एक लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का बनता है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को सम कर दें तो कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो ऐसे लिखो सच दैट, देखो सच दैट ए ओ बी इज अ लाइन। जब ए ओ बी एक लाइन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को, इन दोनों एंगल को सम करके 180 के इक्वल लिख सकते हैं। तो पहला वाला एंगल है हमारे पास 3x और दूसरा वाला एंगल क्या है 2y + 5। इन दोनों को सम करके हम 180 के इक्वल लिख सकते हैं। और रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे कि किस वजह से हमने इनको 180 के इक्वल लिखा है। तो यहाँ पर लिखोगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, यानी लीनियर पेयर एंगल होने की वजह से ही तो हम दोनों एंगल को सम करके 180 के इक्वल लिखे हैं। ओके, और देखो यहाँ पर x इक्वल 25 दिया हुआ है, तो जहाँ पर x वहाँ 25 पुट कर लो, तो 3 × 25 प्लस और 2y + 5 इक्वल 180 डिग्री। तो 2 और देखो 25 दिए कितना हो गया 75, ये हो गया 75 प्लस और 2y + 5 इक्वल 180 डिग्री। देखो 75 5 80, तो 80 को क्या करो उस साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 180 - 80। देन 2y किसके इक्वल हो गया, 2y हमारा हो गया 100 के इक्वल ना। तो यहाँ से 2y 100 के इक्वल हो गया, तो हाँ y किसके इक्वल होगा, y होगा 100/2 के। देन y इक्वल किसके हो गया 50 डिग्री के, 50 के ना। तो हमें क्या कर रहा था, हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू पूछा था ना। देखो y की वैल्यू कितना आ गई 50 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल लगा ना। देखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस फिगर में हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वही क्वेश्चन है ना, यहाँ पर भी ए ओ बी लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं ना, लेकिन कितने एंगल बने हुए हैं, 3 एंगल बने हुए हैं। तो भाई 3 एंगल हो चाहे 4 एंगल हो चाहे 5 एंगल हो, हमें उससे नहीं मतलब है, बस एक लाइन के ऊपर बना हुआ है ना। तो एक लाइन के ऊपर बने होने की वजह से हम तीनों को सम करके किसके बराबर कर देंगे, 180 के कर देंगे ना, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेम वही रीजन लिखेंगे कि सच दैट ए ओ बी इज अ लाइन, सच दैट ए ओ बी इज अ लाइन। जब ए ओ बी एक लाइन है तो हम तीनों एंगल को सम करके 180 के इक्वल ले सकते हैं। तो पहला वाला एंगल हमारा है x + 20 है, और दूसरा क्या है x है, और तीसरा क्या है x + 10, और इन तीनों को हम सम करके 180 के इक्वल लिख दिए। ठीक, देखो x + 20 x और x + 10 तीनों को हमने सम करके 180 के इक्वल लिख दिया। तो यहाँ से देखो x + x कितना हो गया 3x, और 20 10 कितना हो गया 30 इक्वल 180 डिग्री, और देन 3x इक्वल हो गया 180 - 30 को साइड लेकर जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा। देन 3x इक्वल हो गया 180 - 30 कितना हो गया 150। देन x इक्वल 150 / 3, यानी x इक्वल 3 × 5 = 15, यानी कि 50। x की वैल्यू कितना आ गई 50 आ गई। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ भूल गए, वो क्या है बताओ, यहाँ पर हमने रीजन लिखना भूल गए ना। रीजन जरूर लिखना, क्यों हम इन तीनों एंगल को सम करके 180 के इक्वल लिखे हैं, बताओ इन तीनों एंगल को क्यों हम सम करके 180 के इक्वल लिखे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों कौन से एंगल हैं, इसी को तो हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। और हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनका सम 180 होता है, इसलिए हमने इन तीनों को सम करके 180 के इक्वल लिख दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। और एक क्वेश्चन हम लाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल पर, उसके बाद वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसको नोट कर लो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है ना वो लीनियर, देखो ये जो क्वेश्चन है कि लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों को मिलाकर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन, देखो इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी intersect at O forming angles as shown in the figure if x = 45 find the value of y z and u। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए ना तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं गिवन, लिखते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो
गिवन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, देखो दो चीज दिया हुआ ना, लाइन ए बी एंड सी डी क्या है, लाइन है, यानी कि लाइन ए बी एंड सी डी। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लाइन ए बी और सी डी जब पता हो जाएंगी तो हम जब लाइन है तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगा सकते हैं ना। उसको कह रहे हैं कि फॉर्मिंग एंगल एज सोन इन द फिगर इफ x इक्वल 45 डिग्री और x इक्वल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ये तो हमने गिवन में लिख दिया ना कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है बताओ। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y z एंड u। हमें यानी कि तीन वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ, देखो फाइंड हमें क्या करनी है, वैल्यू ऑफ y z एंड u। हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब क्या करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो x जो है बताओ, अभी हमने पढ़ा, जस्ट हमने पढ़ा नहीं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उसका जस्ट उल्टा होता है ना। यहाँ पर देखो x का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, z होगा ना। तो x अगर 45 के इक्वल है, देखो x अगर 45 के इक्वल है तो z भी किसके इक्वल होगा, 45 के इक्वल होगा ना। तो ऐसे लिखोगे, लिखो ऐसे सच दैट x इक्वल है किसके, y के, देखो z के, हम सॉरी x इक्वल है z के। देखो x z के इक्वल है ना। और रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन में हमने क्या लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताओ x y z के इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो x कितना है बताओ, x हमारे पास 45 है ना, ये 45 इक्वल z, यानी कि z हमारे पास कितना आ गया बताओ, 45 डिग्री आ गया ना। चलो जी, एक तो हमें देखो z की हमें तो वैल्यू निकल गई, ठीक। अब हमें चाहिए y और u की वैल्यू चाहिए ना। हाँ देखो y और u की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर इनमें से चाहे y और चाहे u किसी एक की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो दोनों तो निकल जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो क्या है, y और u भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है ना। तो अब बताओ हम y और u कैसे निकालेंगे। यहाँ से ध्यान से देखो, ये हमें कितना है 45 पता है ना। देखो x हमारे पास 45 है। अब ये बताओ क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि लाइन ए बी एंड सी डी, यानी कि ए बी और सी डी क्या है, एक लाइन है ना। और बताओ अगर ए बी एक लाइन है तो यहाँ हम लीनियर पेयर एंगल से इन दोनों को सम करके 180 के इक्वल लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। तो यहाँ से देखो ये करते हैं, देखो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, हम इसको काट के थोड़ा छोटा करते हैं, ये डी है पॉइंट, यहाँ तक ये डी है। देखो लिखेंगे सच दैट ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी एक लाइन है ना। बताओ ए बी एक लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि x प्लस वाई इक्वल 180, यानी हमने x प्लस वाई को x प्लस वाई इक्वल 180 किया। क्यों किया, देखो रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे और कौन सा रीजन है बताओ, लीनियर पेयर एंगल की वजह से हमने किया ना। देखो लीनियर पेयर एंगल, यानी लीनियर पेयर एंगल की वजह से ही तो हम दोनों को सम करके 180 के इक्वल कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब देखो x प्लस वाई कितना 180 और x हमारे पास कितना है 45 है और प्लस y तो हमें नहीं पता है और ये 180 के इक्वल है। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, देन y कितना हो गया 45 माइनस 180 माइनस 45 करो कितना होगा 5 5 10 और 5 4 3 7 135 हो गया ना। यानी कि y की वैल्यू कितना आ गई 135 डिग्री। अब ये बताओ जब y 135 के इक्वल है तो u भी किसका होगा 135 के इक्वल होगा ना। क्यों, क्योंकि y और u क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पर लिखोगे कि सच दैट y किसके इक्वल होगा, y u के इक्वल होगा। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जिस रीजन की वजह से हम जिसको इक्वल करेंगे ना उसके सामने उसका रीजन जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ही हम y को u के इक्वल किए हैं। तो देखो y कितना 135 है ना, ये हो गया 135 इक्वल हो गया u के, यानी u हमारे पास कितना हो गया 135 डिग्री। ठीक, यानी कि u हमारे कितना हो गया 135 डिग्री। देखो हमने किसकी वैल्यू निकाल, हमने तीन को वैल्यू निकाल दिया ना। देखो z भी निकल गया, y भी निकल गया और u भी निकल गया। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, दो प्रॉपर्टी लगाई है ना, एक लीनियर पेयर एंगल लगाया है और एक हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाया। देखो अच्छा वर्टिकली अपोजिट यहाँ दो बार लगाया ना और लीनियर पेयर एंगल एक बार लगा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए
और हाँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और एक काम करते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और देखो इस मतलब अब तक हम जितने इस वीडियो में हमने जितने टॉपिक बताए हैं, अगर उन टॉपिक के क्वेश्चन को क्या करना, अपने बुक से सॉल्व करना, यानी कि एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इन तीनों बुक से, चाहे जिस बुक से आप क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, वो क्या करना, हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर देना, हम उसका आपको सॉल्यूशन करके उसको हम सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और जय हिंद।